सब लोग ज्वाइन कर गए होंगे। अब देखिए, हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में ये समझ रहे थे कि इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो ये कौन होगा? तो हीट एनर्जी होगा एग्जांपल इसका। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब जो है आपका क्या होगा? ये सब एनर्जी जो है एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी हम क्या बोले, बॉडी के अंदर, तो बड़ा बॉडी है तो ज्यादा होगा, छोटा बॉडी है तो कम होगा। तो जो अमाउंट पर डिपेंड कर जाए उसको इंटरनल एनर्जी। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, है ना। ये सब जो है, और इसमें और भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बहुत सारा टर्म। यानी आपको कॉमन सेंस से दिमाग लगा लेना है। यानी कि आपको जब कोई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी चीज का डाटा दिया रहे और ओवर, जैसे कि आप बताइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नाम सुने होंगे 10वीं क्लास में। तो कॉपर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो फिक्स है। अब कॉपर का वायर मोटा रहे पतला रहे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही रहता है। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। जबकि रेजिस्टेंस पतला वायर का ज्यादा होता है, मोटा वायर का कम होता है, तो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। वो क्या हो गया आपका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय गैस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। उसमें पर यूनिट मास नहीं आता है, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर हीट कैपेसिटी कहीं लिखना रहेगा तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा हीट कैपेसिटी। ये सब डिफाइंड टर्म है। हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखते हैं डेल क्यू बाई डेल टी, मास नहीं आता है। जबकि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब होगा, एस से डिनोट करेंगे, तो डेल क्यू बाई एम डेल टी होगा। और एक बात और समझिए, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में जब जब स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो समझिए मास से भागा दिया जाएगा। जैसे मोलर स्पेसिफिक आया तो उसमें भी मास से भागा दिया गया था। मास से भागा कैसे? क्योंकि मोल भी मास का रूप ही है एक, इसीलिए उसमें भी यही चीज था। यहां तक था टर्मिनोलॉजी। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। यहां तक था क्या? टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखेंगे? देखिए, जहां भी लॉ पढ़ते हैं हम लोग स्पेशल स्पेशल, तो वहां पर 3 वो लॉ आता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ भी 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा भी बहुत भयानक गलती हो गया था। बहुत भयानक, मत पूछिए कैसा गलती हो गया था। एक्चुअली सबसे पहले एक लॉ जो आया था ना, उसको फर्स्ट लॉ कहा गया। फिर सेकेंड लॉ आ गया, और उसके बहुत दिनों बाद थर्ड लॉ आया। और जब तीसरा लॉ आया ना, तब साइंटिस्ट को पता चला जाए तो सबसे सिंपल है, इसको फर्स्ट पर रहना चाहिए। तो हो गया टेंशन। जैसे मान लिया जाए कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में पहले आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कुछ दिनों के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट केल्विन प्लैंक था जो लाया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ले आया, ठीक है। अब 2 गो तो सब लोग बुक में पढ़ा, 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारा पूरे वर्ल्ड के बुक में छप गया, सभी जगह प्रिंटेड हो गया कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, 50 ईयर, एक और लॉ आया जिसका नाम पढ़ना चाहिए था थर्ड लॉ। लेकिन वह थर्ड लॉ सबसे बेसिक लॉ था, तब बेसिक लॉ को तो थर्ड में रख नहीं सकते हैं। तब हो गया कंफ्यूजन। तो कहा कि ऐसा कीजिए ना, इसको 0 से काउंटिंग कर दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर 3 लॉ है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं है। यहाँ है 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है। मतलब कि हम लोग गलती करें तो अलग बात है ना। साइंटिस्ट लोग भी इतना भयानक गलती हो सकता है।
इसलिए गलती इंसान का नेचर है, इसीलिए हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले एरर एंड मेजरमेंट पढ़े थे, याद कीजिए, है ना। और उसमें ये समझाए थे कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो 100% क्या है आपका सही है, सभी में एरर है। हम में है, आप में है, आपके मोबाइल में है, आपके पंखा में है, हर एक चीजों में एरर है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, ज्यादा हम कहानी नहीं कहेंगे, सीधा सीधा हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे सोल्व होंगे वहां तक पहुंचेंगे। टर्म लर्न करना बहुत जरूरी है, हम बार बार कह रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। लॉकडाउन पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से कह सकते हैं। आपको टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, घर में रह रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, है ना। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा एकदम भिगरसली स्टडी कीजिए। भिगरसली मतलब समझते हैं ना, नाम जीन जान लगा करके स्टडी कीजिए। वो मैनिया होता है, मैनिया वर्ड भी आप लोग यूज करते होंगे, है ना। फिजिक्स के साथ मैनिया हो जाए, बिना फिजिक्स के काम ही नहीं चले। जब चलिए फिजिक्स का बुक लेके चलिए, है ना, केमिस्ट्री का बुक लेके चलिए, मैथ, बायोलॉजी जो भी है, और तब देखिए 1 साल के बाद रिजल्ट आप लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहले लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला है जीरोथ लॉ, ZEROTH, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब मजा आएगा फार्मूला का। जीरोथ लॉ तो क्या है वो देख लीजिए पहले। जीरोथ लॉ बहुत ही आसान लॉ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। जीरोथ लॉ में क्या किया गया, सबसे पहले ऐसा एक डब्बा बनाया गया, इस डब्बे को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और फिर इधर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जरा गौर कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जहां पर डबल दीवार दे रहे हैं, जहां जहां डबल लाइन है दीवार का, जहां जहां डबल लाइन है दीवार का, देखिए यहीं पर सिर्फ सिंगल लाइन है, बाकी सब जगह डबल कर दिए हैं। और डबल करके ऐसे कर दिए हैं। हम जो डबल दीवार में जो ऐसे डैश डैश कर रहे हैं ना, उस डैश डैश वाले दीवार का नाम जो है एडियाबेटिक वाल है। कौन सा वाल है ये, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक वाल है। यानी हीट ट्रांसफर एक्सचेंज जो है बिल्कुल जीरो होगा, हीट ट्रांसफर होने नहीं देगा। एडियाबेटिक वाल जो है हीट को आदान प्रदान सिस्टम और इधर उधर होने नहीं देता है। जबकि ये वाला जो दीवार है, ये वाला, उसका नाम है डायाथर्मिक वाल है, डायाथर्मिक, थर्मिक वाल है, जो हीट एलाव को ट्रांसफर होने में मदद करता है, हीट को आने जाने में हेल्प करता है, मटेरियल को आने जाने नहीं देता है। मान लिया कि ये सिस्टम का नाम ए है और इस सिस्टम का नाम बी है और सिस्टम का नाम सी है, यानी ए बी सी 3 गो सिस्टम है, तीनों क्लोज है। ये भी क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम है। और तीनों सिस्टम एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ए और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है, और बी और सी के बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो सकता है और यहाँ पर भी हीट एक्सचेंज हो सकता है। यानी डेल क्यू जो है यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा, यहाँ भी ट्रांसफर होगा, और बाकी किसी दीवार से नहीं होगा, क्योंकि एडियाबेटिक वाल से आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होता। इस बात को आप समझते हैं। तो देखिए, बहुत समय के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, हीट एक्सचेंज होते होते क्या होगा, जितना टेम्परेचर ए का रहेगा उतना ही टेम्परेचर सी का हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि ए और बी सी में दोस्ती है। मतलब दोस्ती मतलब आपस में हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो हीट एक्सचेंज कब तक होता रहेगा, जब तक का दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो अब तो कह सकते हैं ए और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। बी और सी में भी हीट एक्सचेंज हो सकता है,
तो बी और सी भी आफ्टर लॉन्ग टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। यानी कि आप कह सकते हैं सिस्टम ए और सी मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर लॉन्ग टाइम and separately B and C also maintain thermal equilibrium after long time, that is A and B are also in thermal equilibrium। यानी कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 हो गया तो इसका अगर 10 है तो इसका भी 10 हो जाएगा, तो इसका 10 हो गया तो इसका भी 10 हो जाएगा। और आप लोग की भाषा में जानते इसको क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। मतलब ए और सी आपस में दोस्त है, बी और सी आपस में दोस्त है, तो ए और सी भी तो आपस में दोस्त हुआ। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। क्या कहते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड। तो बताइए इसमें लिखना क्या है, इसमें समझना क्या है। तो हम वो भी बात लिख देते हैं सबसे पहले लैंग्वेज में, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से समझना है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मो लिखने में देखिए ऐसे लिखा था, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, systems A and C are in thermal equilibrium, are in thermal equilibrium separately from thermodynamic system, thermodynamic system B and C, that is thermodynamic system, thermodynamic system A and B are also in thermal equilibrium, thermal equilibrium, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं AC जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में, BC जो है थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली है, तो आप कह सकते हैं A और C क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आप ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जीरोथ लॉ से शायद कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए। क्यों आएगा, इसमें क्या पूछेगा वो, है नहीं तो बात बनाने वाला था जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह लॉ जिस दिन समाप्त हो जाए आप समझ सकते हैं जेईई मेन में 2 क्वेश्चन बना दीजिएगा, नीट में भी 2 क्वेश्चन बना दीजिएगा। यानी कि सारा खेल जो थर्मोडायनेमिक्स का है ना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। ये समाप्त जिस दिन हो जाए, अब आप सोच रहे हो हम क्या बोले, जिस दिन हो जाए तब मतलब ये समाप्त होने वाला है नहीं, है ना। यानी जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा, जितना भी न्यूमेरिकल्स आता है, वो सारा का सारा न्यूमेरिकल्स आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आता है। जैसे न्यूटन्स लॉ में याद कीजिए, फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ था, थर्ड लॉ था। 99.99% प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ का कहाँ का होता था, सेकेंड लॉ का होता था। तो डेट इज यहाँ भी तो सेकेंड ही लॉ है। ये समाप्त हो गया तो समझिए कि सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको बहुत मतलब कि ध्यान से बात को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको देखिए। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब याद कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने आता है ना वर्क ऑफ एनर्जी वाला। ये बात पता है ना कि एनर्जी कहाँ से आएगा, किधर जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। जो अगर नहीं आता है तो थोड़ा तो कष्ट होगा, थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं होगा। बाकी फिर हम है ना उसको भी सीधा करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका जो प्रिंसिपल है, आने की प्रिंसिपल जो है क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी प्रिंसिपल ये ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है। स्टेटमेंट इसका क्या है, स्टेटमेंट क्या है ये, तो स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, लेकिन पहले उसके बाद को समझ लीजिए। आप रियल लाइफ से समझ लीजिए, एकदम रियल लाइफ में आपके साथ घटनाएं इतना बार हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बार हुआ आपके साथ घटना ये कि आप सोच नहीं सकते हैं। जानते क्या बनाए हैं ये थाली है। कहाँ? आपके थाली रख दिए हैं कहाँ पर? आपके एक बर्तन के ऊपर, जिसमें चावल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, और इसमें जो है आपका जो भी मटेरियल है, अब इसको हीट सप्लाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। एरो देने का मतलब, डेल क्यू का मतलब क्या हुआ? हीट इसको सिस्टम को दे रहे हैं, और ये हुआ आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। थर्मो सिस्टम हो गया ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुआ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दे दिए तो इसका कुछ तो मास होगा। मास नहीं होगा तो लोड रख दीजिए इस पर, लीजिए इस पर मास नहीं है तो लोड रख दीजिए। ये क्या है? ये लोड है, ये लोड है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब और ये एकदम पैक्ड है, ये सील्ड है एकदम। क्या है? ये पैक्ड है, एकदम सील्ड है, ये एकदम 100% पैक्ड है। सिर्फ मूव कर सकता है, लेकिन फ्रिक्शनलेस है, मूव कर सकता है ऊपर नीचे। अब बताइए, जब ऊपर नीचे ये आपका शिफ्ट कर सकता है तो क्या होगा? जब हीट सप्लाई करेंगे, अब आप बताइए, जब हीट सप्लाई करेंगे तो ये वाला सिस्टम जो है नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आप लोग बोलिए। जब इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। इतना बात तो सब लोग को समझ में आता है। जब ऊपर जाएगा तो हम ये मान रहे हैं कि पहले ये वाला जो सिस्टम था ना, यहाँ पर था, और डीएक्स से ये ऊपर चला गया। क्या चला गया? डीएक्स से ये ऊपर भाग गया, डीएक्स से ऊपर भाग गया। कौन? जब हीट सप्लाई किए, तब हीट सप्लाई किए तो क्या हुआ आपका? ये ऊपर भाग गया। हीट सप्लाई किए तो क्या हो गया? ये आपका ऊपर भाग गया। तो ऊपर भाग गया तो वर्क डन बाय सिस्टम हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ? ये बताइए आप लोग साइन कन्वेंशन के अनुसार। अब बोलिए जल्दी से। बाय सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। वर्क डन बाय द सिस्टम इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसको ऊपर लेके चला गया। आने जो आप हीट सप्लाई किए तो सिस्टम को जो हीट दिए ना, उसके बदले में वो वर्क करके दिखाया। क्या करके दिखाया? वर्क करके दिखाया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लागू हो रहा है क्या? अब आप एक बात और बताइए, इसके अंदर का जो गैस होगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए जल्दी से। बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, एकदम बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इसका मतलब दो काम हुआ। आप खुद समझ रहे हैं। देखिए फिजिक्स में ना है, अपने लाइफ से उसको सोचने की कोशिश कीजिए। जब हम इसको हीट सप्लाई किए तो दो काम हुआ। एक तो इसका हीट बढ़ाया, मतलब कि एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। याद कीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी प्रूफ भी करेंगे तुरंत, इसी में उसका प्रूफ भी करेंगे। तो यानी कि आपने जो हीट सप्लाई किया सिस्टम के, वह दो तरह से यूज हुआ।
एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, और दूसरा क्या किया, वर्क डन किया। क्या क्या किया, वर्क डन किया। तो ये बात जो समझ गए तो स्टेटमेंट में तो हम लिख ही सकते हैं यहां से, हीट एनर्जी सप्लाई टू द thermodynamic system, thermodynamic system use to फर्स्ट में इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और सेकेंड में टू डू वर्क, यानी कि हीट एनर्जी सप्लाई टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क। यानी ये दो काम किया, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, दूसरा वर्क डन किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेल क्यू जो हुआ, हीट सप्लाई जो हुआ सिस्टम का, हीट सप्लाई जो हुआ सिस्टम का, वो हो गया डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर हो गया। यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है, यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है। इस बात को समझ लीजिए, यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स कहता है। यानी कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम आर यूज इन टू वे टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टू डू वर्क। एकदम याद हो गया होगा यहाँ तक की कोई परेशानी है ये बोलिए, अब ध्यान से बोलिए जल्दी से। तो अब इसके बाद है इसमें पढ़ना थर्मोडायनामिक्स में, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में अब क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में अब पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पढ़ना है आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा पढ़ना है आइसोबारिक प्रोसेस। फिर अगला पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर अगला पढ़ना है एडियाबेटिक प्रोसेस, वेटिक प्रोसेस। और फिर पढ़ना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए ऐसे ये आपके एनसीईआरटी वगैरह बुक में नहीं दिया रहता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, लेकिन दिया नहीं रहता है फिर भी क्या हुआ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है आपका, पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है आपका, है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वह प्रोसेस जो है से क्वेश्चन आता है, नीट तक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बाकी समय तो आएगा ही, बात समझ सकते हैं आप। तो आपको कितने तरह का थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है प्रोसेस में, 5 तरह का, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। देखिए एक बार सबका मीनिंग हम समझा देते हैं बोल करके, उसका पूछेंगे वहां से माइक ऑन करवा करके, ध्यान सुनिएगा, लिखना नहीं है, हम सिर्फ बोलते जाते हैं। आइसो मतलब होता है समान, एक समान यानी कांस्टेंट। कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगा कि उसका वॉल्यूम हर हाल में कांस्टेंट होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, हर हाल में कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक, बारिक मतलब बार, एटीएम बार, प्रेशर का यूनिट होता है बार, यानी आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा थ्रू आउट सिस्टम। यानी कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल, थर्मल से टेम्परेचर डायरेक्ट याद हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर नहीं होगा। कहां नहीं होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर आपका नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। और पॉलीट्रॉपिक जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या अंतर है वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, 4 गो मेन है, उसको पहले पढ़ते हैं बारी बारी से।
तो इतना स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो हम जो है जरा जल्दी से आइसोकोरिक वॉल्यूम को पढ़ाना शुरुआत करते हैं। अब ये सारा का सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे जिस दिन, उसके 10 मिनट के बाद आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं आगे, और सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या क्या होता है, देखिए लिखना बिल्कुल मना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, और बार बार कहते हैं कि अभी मत लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोबारा जब लिखिए तो यूट्यूब पर ये वीडियो डाल देते हैं ना, तब वहां से वीडियो चालू कर लीजिए सामने, समझ समझ के लिखिए, रोक रोक के लिखिए। इससे क्या होगा ना, आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। बस इस बात को ध्यान दीजिए, हड़बड़ में कीजिएगा तो आपके साथ गड़बड़ होता रहेगा। इसीलिए अभी कुछ मत लिखिए ज्यादा, और नोट्स बना के तो बहुत लोग भेजना ही बंद कर दिए। हम बोले हैं कि जितना पढ़ाते हैं एक दिन के बाद उस नोट्स को हमारे पर भेजिए, हमको संतुष्टि होता है कि आप भेज रहे हैं। बहुत लोग तो भेजते ही नहीं है। ठीक है, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिखना है, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ सिस्टम लिख दिए, मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऐसा नहीं कि सिस्टम लिख देते हैं पूरा। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन कांस्टेंट या सेम, जो भी लिखिए, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया। दैट इज लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है भी वो कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सा बात आप समझ गए होंगे। तो अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का जो फार्मूला होता था वो P गुने डेल भी होता था। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कहां से, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, घेरे उड़ेंगे नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होगा, यानी कि जो हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में वह हर हाल में सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। सिर्फ क्या बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। यानी कि आपका जो है ना ये बर्तन, उसको एकदम सील्ड कर दिए गए, एकदम सील्ड है, चारों तरफ से पैक्ड है, ये मेटल का पैक्ड है, और इसमें जो हीट सप्लाई करेंगे ये पैक्ड है, नो एक्सपेंशन इसमें होगा। इसमें जो है नो एक्सपेंशन होगा, यानी कि 100% पैक्ड है। तो 100% पैक्ड है तो डेल भी 0 हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हुआ नहीं, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। तो जो हीट सप्लाई करेंगे इसमें सिस्टम में, यानी कि बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। अब याद कीजिए, अब आप वर्क डन यहां नहीं है, जो हीट सप्लाई किए ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई किए हैं। आप देख लिए ध्यान से, हीट सप्लाई किए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। देखिए याद कीजिए, बात को सुनिए, इसलिए बार बार कहते हैं यूट्यूब से देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं वो आवाज वहां भी रहेगा। तो वर्क डन जो होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर किए हैं, वो सीधा इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट सप्लाई कर दिए सिस्टम को तो वर्क डन होगा नहीं, सीधा इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। याद कीजिए, कुकर में दाल क्यों जल्दी सीजता है, आप चना का दाल जो है ना, आप ओपन बर्तन में उसको पकाइए, पकाते रह जाइए, वो दाल जो चना का टाइटे रह जाएगा। आप कितना देर भी क्यों नहीं बॉइल कर दीजिए, उसको कुकर में डालिए, कहाँ, कुकर में पैक कर दीजिए,
और सीटी को भी बंद कर दिए, उसके बाद देखिए दाल का हलवा हो जाता है। कहने का मतलब जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना सिस्टम में, वो क्या था आपका, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाते चला गया, बढ़ाते चला गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाते चला गया, और इंटरनल एनर्जी जितना ज्यादा बढ़ा बॉन्ड उतना जल्दी ब्रेक कर गया, किसका, दाल का। इसीलिए कुकर में जल्दी कोई चीज पकता है, खाना बनता है, सिजता है, जो हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं सब बोल दीजिए। यानी बात समझ लीजिए, कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो आपका सीधा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाते जाएगा। आप याद कीजिए, एक बात और समझिए, एम्स में पूछा था क्वेश्चन आपका, है ना, आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि पानी बॉयल कितना डिग्री टेम्परेचर पर करता है, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा है पानी, उसमें चना उबल रहा है, दाल पकी नहीं रहा है। कुकर में क्या होता है, क्या जल्दी पक जाता है, तो क्योंकि उसका पैक्ड है, पैक्ड होने के कारण उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगता है, और उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ता है, और एट हाई प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि उसके अंदर पानी खोलता है 130 डिग्री पर, 140 डिग्री पर बॉयल करेगा। तो आप बताइए कि 140 डिग्री पर अगर पानी बॉयल करेगा तो जल्दी से बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। इसीलिए याद कीजिए, बचपन में पढ़े होंगे कि पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है, यानी कि आप चले जाइए कहाँ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एकदम टॉप वाला पहाड़ पर पहुंच जाइए, हिमालय के एरिया में, वहां पर बर्तन, ओपन बर्तन में आपका चावल कभी नहीं बनेगा। क्यों, वहां 60 डिग्री पर और 65 डिग्री पर पानी बॉयल होने का, बुलबुल बुलबुल करने लगेगा पानी 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो आपका चावल क्या होगा ना, भात नहीं बनेगा, वो जानते क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, जैसे पानी में फुला देते हैं चावल वैसा बनेगा आपको। तो वहां पर फिर कुकर में बनाइए, कुकर में फिर जैसे यहाँ बनता है वैसा ही वहां बनेगा। यानी कुकर जो है हम लोग का बहुत बड़ा इन्वेंशन है, समझ लीजिए, खाना बनाने के लिए, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई थी वो सीधा इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, ये सीधा सीधा बात समझ चुके होंगे। अभी भागना नहीं, लाइन कटेगा, मतलब मीटिंग कटेगा, 2-4 मिनट में फिर से ज्वाइन करना, 10 मिनट और पढ़ाएंगे अभी। डेल क्यू भी इक्वल टू क्या हो गया, डेल यू हो गया। अब बताइए, ये बात आप समझते हैं, और आप पढ़े हैं वी नो डैट, क्या पढ़े हैं, हीट सप्लाई टू द गैस एट क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल क्यू एट भी बराबर फॉर्मूला होता है NCV डेल टी होता है, याद कर लीजिए। अब जरा मजा आ गया, ये फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला को देखिए, तब तो कह सकते हैं दैट इज चेंज इन इंटरनल